नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त IAS अभिषेक रोहिला ने पदभार ग्रहण कर लिया है और इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी नवनियुक्त नगर आयुक्त को बधाई देने के लिए पहुंचे। वहीं पर नवनियुक्त नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला का ये कहना है कि शहर में स्वच्छता और जलभराव जैसी स्थितियों से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अभिषेक रोहिला 2015 बैच के IAS अफसर हैं और साथ ही देहरादून जिले में सिटी मजिस्ट्रेट और महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देहरादून में चार्ज ग्रहण किया है। आज प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आज हमने एक बैठक भी करी, प्रस्तावित करी आज दिन में। उसके पश्चात तय करेंगे कि जो समस्याएं इस समय संज्ञान में लाई जा रही हैं उन पे एक ठोस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इनमें प्रमुखतः जल भराव की समस्या है, या जो आज कल बारिश के मौसम में डेंगू फैलने की एक संभावना रहती है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सभी पे चर्चा की जाएगी और उसी के अनुरूप आगे की फिर कार्रवाई करी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अच्छी सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। वहीं पर राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए एक मजबूत भू कानून उनका प्रमुख मुद्दा रहेगा। वहीं पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एडी ने कहा है कि आगामी चुनाव को लेकर उनका दल किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ में किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगा, लेकिन समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश यहां पर की जाएगी। बड़बोलापन तो नहीं करते हैं, 70 सीटों में लड़ेंगे और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे और बदलाव लाएंगे और जनता का मूड भी है। आपने जो आखिरी सवाल पूछा है उस पर हम काम करेंगे। बाकी जो दिल्ली वाले दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कोई समझौता हो, कोई बात हो। हाँ, जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं और उसमें कुछ राष्ट्रीय दल भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारा पूरा समर्थन किया। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार को कई मामलों पर घेरा। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अतिथि, शिक्षकों, कर्मचारियों को DA सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल कर्मचारियों के पक्ष में उतरे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के फ्रीज किए गए DA को बहाल करे सरकार। वहीं पर उपनल मनरेगा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर भी जोर दिया। गोदियाल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ने पर यहां पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का रास्ता निकाले। महामारी ने प्रवेश किया तो उस महामारी के प्रकोप से सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। ये निश्चित है कि सरकार की आमदनी पर भी प्रभाव पड़ा और उस आमदनी से जो कमी आई उसमें सरकार ने आर्थिक मैनेजमेंट की कोशिश की होगी। तो केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर उस समय तमाम ऐसी कोशिशें की गई कि खर्चे कम किए जा सके। ये हमारी मांग। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस मौके पर प्रदेश में शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ भी दिखाई दी है। इस दौरान भक्त कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों में पहुंचते हुए दिखाई दिए। शिव भक्त शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले शंकर को यहां पर प्रश्न करने की कोशिश करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना माना जाता है और यही वजह है कि सावन में भगवान भोले की आराधना लोग करते हैं। ये तो दुनिया जानती है कि शंकर भगवान का ये सावन सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। इसमें जितने भी सोमवार हैं, सारे सोमवार का महत्व एक से एक बढ़कर है। इसमें आयु, विद्या, बल, जस, मान
सम्मान, धन, दौलत हर प्रकार से बढ़ोतरी होती है। और जो मनुष्य सावन के 4 सोमवार या जो 5 सोमवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन में उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बैरीनाग के गंगोली हाट के मड़क नाली से सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन 22वें दिन भी लगातार जारी रहा। ग्रामीणों ने अनशन स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रखा जाएगा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित बिष्ट ने बताया है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को आने वाले दिनों में और भी उग्र किया जाएगा। वहीं पर 4 अगस्त को गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय में विशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। मोटर मार्ग नगर से एडीएम साहब अनशन स्थल में आए थे। उनने हमें आश्वासन दिया कि हम पैदल मार्ग से सुरकाल पाठक में एक कैंप लगाएंगे और रोड का निरीक्षण करेंगे। और आज वो तो नहीं आए। उन्होंने एसडीएम साहब को यहाँ से आना था, मगर यहाँ पब्लिक पूरी मड़क नाली में खड़ी। हमारे जिला पंचायत सदस्य, प्रधानगण और बीटीसी मेंबर और प्रशासन द्वारा हमें धोखा दिया गया, हमें गुमराह किया गया। और हम लोग 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मगर वो 9-10 बजे तक अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। हमारा इस कैंप से हमारे कैंप का कोई उद्देश्य नहीं है और हम गंगोलीहाट को अपने संघर्ष समिति में वापस जा रहे हैं। अपने धरना स्थल पर हम लोग वापस जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं पर जनपद नैनीताल के रामनगर में भी वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं पर लगभग 40,000 लोगों को सेकेंड डोज यहां पर लग चुकी है और साथ ही 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेशन का काम लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक लगभग 17,000 लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए 18+ के लोगों को अभी भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग रूढ़िवादिता की वजह से वैक्सीन लगाने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो रहे। 15 मई से शुरू हुआ था रामनगर में और पहले हमारा ब्लू ऑर्किड था। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया है यहाँ पे पीएनजी पीजी कॉलेज में। और अब तक जो हमारा स्पेसिफिक जो 18+ के लिए जो ये सेंटर है, इसमें 17,500 के करीब हम लोग वैक्सीनेशन दे चुके हैं फर्स्ट डोज। सेकंड डोज की मोस्ट प्रोबेबली 4th से शुरू हो जाएगी हमारी। देखिए, जहाँ तक रामनगर क्षेत्र की या रामनगर तहसील की आप बात करें तो हम लोग दिसंबर तक अचीव कर लेंगे अपना 100% गोल। कोरोना की महामारी के बीच में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ ऋषिकेश स्थित तहसील परिसर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है। तो वहीं पर मौके पर कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए कार्ड वितरित किए गए हैं। अब हर महीने प्रभावित बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3-3 हजार रुपए बैंक के खाते में आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ओर से भी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से मरने वाले प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपए विवेकाधीन कोष से देने की बात कही। कोरोना की महामारी में हमारे बहुत से लोग, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन आज हमसे रुखसत कर गए और मेरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग जिस प्रकार से आज दुनिया में नहीं है, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए उनके लिए एक वात्सल्य योजना का घोषणा की थी। आज उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून का शुभारंभ किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ और जो हमारे लाभार्थी वो लोग हैं उनको इसका लाभ किस प्रकार से मिल सके, ये मैंने यहाँ पे अभी इसको शुरुआत की है। और निश्चित रूप से दुख का विषय तो यही है, क्योंकि प्रियजनों को जाना, ऐसे समय पे जाना कि जब उनको हमारी और हमें उनकी आवश्यकता थी। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी इलाके में हुए नासिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मृतक की बहन और भांजे को नासिर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते रमजान के महीने में काशीपुर के मोहल्ला में पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए और मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की जमीन पर कब्जा करने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। 30 अप्रैल 2021 को जो हमारा ढेला बस्ती है तो उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी जो है, मृतक का नाम नासिर था। उनका पीएम करवाया गया था और पीएम के बाद जो है स्ट्रैंगुलेशन से उनकी डेथ होना पाया गया था। इसी आधार पर उनके भाई श्री साकिर हुसैन के द्वारा FIR नंबर 159/21
अंतर्गत धारा 302 FIR पंचगढ़ थाने पर की गई थी और इसके खुलासे के लिए जो है कई टीमों को और एसओजी को लगाया गया था। काफ़ी मेहनत की गई इसमें। घटनास्थल के आसपास के काफ़ी भारी संख्या में CCTV का अवलोकन किया गया और जो आसपास संदिग्ध थे उनको भी जो है जानकारी लेकर उनसे भी जानकारी हासिल की गई। प्रदेश में मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से हत्या लूट के मुकदमे में फरार चल रहे 20,000 के इनामी आरोपी को ATS ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लूट और हत्या के मुकदमे उस आरोपी पर पहले से दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। हमारे डूंगा उर्फ आरिस ये मुरादाबाद का रहने वाला है जनपद का और ये घुमंतु प्रजाति के हैं। इनका कई गंभीर अपराध यहाँ किए हुए हैं। हरिद्वार के कलियर थाना में भी डकैती डाली जिसमें मर्डर भी किया और कई लोग घायल भी हुए थे, सामान लूट के ले गए थे अपने साथियों के साथ। और देहरादून के ऋषिकेश में भी किसी तरह का इन्होंने जघन्य अपराध किया था जिसमें 2 आदमी की हत्या हुई थी और 4 आदमी गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो उसी को ये 20,000 का इनाम था और इसको आज हमारी टीम ने पाकवाड़ा क्षेत्र से जो है मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल करी है, जब पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ में ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद कर लिया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हॉस्पिटल में कर्मचारी ने काशीपुर में कुंडा थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि वो अस्पताल में ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने के लिए गाड़ी में के इंतजार में वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास से पिकअप गाड़ी आकर रुकी है, जिसके ड्राइवर और उसमें सवार व्यक्तियों ने उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद में पीड़ित उसमें सवार हो गया। लेकिन कुछ दूर आगे चलकर पिकअप सवार लुटेरों ने उससे 3,000 रुपए, ATM कार्ड और हाथ में पहनी घड़ी छीन ली। वारदात को अंजाम देने के कुछ ही घंटों के बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम को जो है थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पीड़ित हैं श्री नितिन कुमार जो कि शेरकोट के रहने वाले हैं और यहाँ उजाला हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो कल जब अपना वो ड्यूटी पूरा कर जो है अपने घर वापसी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में पिकअप के द्वारा जो है उनको बैठाया गया ये कि हम कम किराया ले लेंगे, तुम बैठ जाओ। तो और जब वो पिकअप आगे चली तो कुंडा हाईवे पर पहुँचते ही पिकअप में जो सवार व्यक्ति थे तो उनके द्वारा जो है इनके साथ लूटपाट की गई। उनके पास जो पैसे थे, ATM कार्ड था, इनकी घड़ी थी, वो उनसे छीन ली गई और उनको उतार दिया। नैनीताल के जिला अधिकारी ने जनपद में उद्यान और साथ ही हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक पहल करी है। जिला अधिकारी गरबयाल द्वारा जनपद के किसानों की अच्छी किस्म के सेब के पौधे दिलाने के लिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा युक्त एक कैफे और साथ ही कोटीज की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। उसके बाद में उन्होंने परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए रामगढ़ में 8 एकड़ जमीन यहाँ पर ढूंढी और उसके बाद में जमीन को विकसित किया, जिसमें पहले चरण में नर्सरी के लिए यहाँ पर रूट स्टॉक्स और सेब के पौधों का प्लांटेशन किया गया। उसके बाद में दूसरे चरण में किसानों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, पर्यटकों के रहने के लिए यहाँ पर पारंपरिक शैली के कोटेज और साथ ही पार्किंग की सुविधा के साथ में कैफे के निर्माण के कार्य भी यहाँ पर उनकी ओर से कराए गए हैं, जिसके बाद जनपद के किसानों को वातावरण के अनुसार उन्नत किस्म के सस्ते पौधे आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। तो आपको बता दें, नैनीताल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जिला अधिकारी ने यहां पर सेब के तमाम किस्म के पौध यहां पर लगाई थी। उसके बाद से धीरे धीरे वो पौध जो है बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद से लगातार जिला अधिकारी जब से यहां पर बीज लगाए गए थे, यानी जब शुरुआत इसकी की गई थी, तब से अब तक लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 2500 के आसपास ये पौधे लगाए गए हैं। तस्वीरों में देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बड़ा सारा खेत है जहां पर तमाम किस्म के यहाँ पर सेब के पौधे लगाए गए हैं और उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या है कि आसपास का जो एरिया है वहां पर लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं, जो लोग सेब की खेती करते हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सेब वो उगाते थे लेकिन अच्छी उन्नत नहीं होने की वजह से उन्हें बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब उन्हें इस बात की तसल्ली है कि जो यहाँ पर जिला अधिकारी की ओर से सेब की किस्म लगाई गई है उसमें अब आने वाले दिनों में अच्छी उन्नत के सेब मिलेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हमारे साथ नैनीताल के डीएम धीराज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीराज सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार जिलाधिकारी की ओर से एक नई पहल यहाँ पर की गई है और इस पहल को लेकर आसपास के तमाम लोग जो हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं, वो भी इस पहल की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आसपास के लोग तो उत्साहित हैं ही, लेकिन जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, वो इस पहल को देखकर डीएम की काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि नैनीताल में अगर इस तरह की खेती की जाएगी तो उससे आसपास के किसान जो है उन्हें फायदा मिलेगा और टूरिस्ट प्लेस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। लोग यहाँ पर अमूमन दिखाई देता है कि जो बाग लगाए जाते हैं उनमें घूमने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, तो अच्छी किस्म के और अलग अलग तरह की किस्म के यहाँ पर अगर सेब के बाग मिलेंगे तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर डीएम की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई थी। काफ़ी पहले इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पौधे जब बड़े होते दिखाई दे रहे हैं तो उसके साथ ही कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। किसान जो है वो भी ये मानते हैं कि वाकई नैनीताल में इस तरह की जो खेती की जा रही है, जो पौध यहाँ पर लगाई जा रही है, अगर नैनीताल के अलावा पूरे उत्तराखंड में आसपास की जो एरियाज हैं जहाँ पर नैनीताल जैसी ही भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो वहां पर भी इस तरीके से अधिकारियों को एक पहल यहां पर शुरू करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, न्याय पंचायत, सीएससी, वीएलई और संगठन पोडी ने ई पंचायत सेवा केंद्रों के लिए यहां पर शासन स्तर से बजट देने की मांग उठाई है। वहीं पर न्याय पंचायत, सीएससी, वीएलई संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात यहां पर कही गई है। आपको बता दें, समस्या का समाधान नहीं करने पर आयुष्मान पखवाड़े का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है और इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि वो 9 नवंबर 2020 से न्याय पंचायत स्तर पर ई पंचायत सेवा केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। इन केंद्रों पर स्थायी, साथ ही जाति, पर्वतीय चरित्र, उत्तरजीवी हैसियत, ऐसे तमाम प्रमाण पत्र के साथ ही कई कार्यों का संचालन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन आज तक इन केंद्रों का संचालन कर रहे लोगों को सरकार से कोई भी भुगतान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो लोग काम ना करने की चेतावनी दे रहे हैं। सेंटर संचालित किया जा रहा है, उनके जो संचालक थे उन्होंने आज अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में प्रमुखता से उन्होंने ये जो मांग किया है कि पंचायती राज विभाग से जो धनराशि उनको 2,500 रुपया प्रति ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त होनी थी हर सीएससी को, उसका भुगतान उनको नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में पंचायती राज विभाग से भी पूर्व में वार्ता किया जा चुका है। प्रकरण में कुछ ग्राम पंचायतों के द्वारा, ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा इसमें आक्षेप किया जा रहा है, जिसके संबंध में शासन स्तर पर मामला जो है विचाराधीन है। सर, हमारी इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें पंचायती राज विभाग से और सीएससी से काम मिला था कि पंचायत अपने अपने नए पंचायत में आप लोग काम करेंगे। उसमें क्या था, हम लोगों ने यहाँ से पंचायती राज का काम करने थे, प्लस आपके लोगों के जन्म स्थायी इन तरह कई तरह के काम करने थे। तो उसमें विभाग द्वारा पहले बोला गया कि ये आप लोगों को यहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है, उसमें आपको 2,500 रुपये पर मंथ का मानदेय प्रत्येक ग्राम सभा से मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पे अपना रंग रोहन कराया, अपने सिस्टम खरीदे, सारी चीज़ें करी और अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं है। ऋषिकेश में आज से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बच्चों की भारी उपस्थिति देखने को मिली है। दरअसल पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि स्कूल 2 चरणों में यहाँ पर खोले गए हैं, तो वहीं पर सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। आज प्रथम दिन विद्यालय में लगभग 70% बच्चे उपस्थित रहे। एसओपी गाइडलाइंस के अनुसार समस्त जानकारी बच्चों को दे दी गई है। साथ ही साथ बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी सूचना पहुंचाई गई है। प्रत्येक बच्चे को हमने ग्रुप के माध्यम से कल ही सूचित कर दिया था कि आप अपने अभिभावक की सहमति पत्र लेकर विद्यालय उपस्थित होंगे। तो आज बच्चों को ये पूरी तरह से बता दिया गया है कि मास्क पहन के विद्यालय आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और विद्यालय में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं होगी, खेलकूद का कार्यक्रम नहीं होगा, प्रार्थना सभा नहीं होगी। आप कोरोना की दूसरी लहर के बाद में प्रदेश के स्कूलों को खोल दिया गया है और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद में प्रदेश भर में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके चलते नैनीताल में शहीद मेजर राजेश अधिकारी इंटर कॉलेज
GGIC भारतीय शहीद सैनिक स्कूल समेत कई स्कूल खोल दिए गए हैं, जिनमें पहले दिन स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली। हालांकि स्कूल प्रबंधक के द्वारा छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। छात्रों के लिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था की गई। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि हफ्ते में केवल 5 दिन ही स्कूल चलेंगे। अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि विद्यालय चाहे 2 तारीख से खुलेगी, तो तब से चाहे हम उसकी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। जैसे साफ़ सफाई है, टॉयलेट की सफाई है, पानी की व्यवस्था करना है, क्लासरूम की साफ़ सफाई है। उसके अलावा जैसे सैनिटाइजर करना, बच्चों के लिए मास्क खरीद के रहना और ये थर्मोमीटर। इसके अलावा हम इससे पहले टीचरों की मीटिंग बिठाई गई कि किस ढंग से बच्चे बैठेंगे, किस ढंग से हमारी पढ़ाई होगी, समय सारणी बनाना। तो ये आज का दिन है हम सभी टीचरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है, क्योंकि बिना बच्चों का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज हमें वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। खटीमा के ग्राम तीगरी में क्षतिग्रस्त नहर में से हो रही जलभराव की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं। उसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि जीवन धामी के नेतृत्व में सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया और इस दौरान जनप्रतिनिधि बताया कि बारिश के कारण से नहर ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। इसलिए विभागीय अधिकारी को समस्या का निजात हेतु ज्ञापन भी दिया गया है। तो वहीं पर सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। नंबर 2 निकलती है, ग्राम सभा जब बुढ़ाई में पहुंचती है तो उसके किनारे किनारों पर अक्सर जल भराव हो जाता है। जल भराव का कारण ये रहता है कि एक तो नहर नंबर 2 का ओवरफ्लो हो जाना, दूसरा जो रहता है उसमें रिसाव होना। रिसाव होने के कारण कई जगह जब क्षतिग्रस्त हो चुकी है नहर, तो हम लोगों ने आज सिंचाई विभाग में जाकर ज्ञापन दिया तथा ग्रामीणों संग जाकर ज्ञापन दिया और सिंचाई विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इसका निरीक्षण कर कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। पंचायत घोड़ाई के आए थे, ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में कुछ गांव के लोग आए थे। उनका ये था कि हमारी नहर संख्या 2 उसके जो उनके क्षेत्र में कुछ करीब 150-200 मीटर नाली जो है बगल में जो है वो क्षतिग्रस्त है। अगर वो नाली बन जाती तो उनके जल भराव की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से इसका जो प्रस्ताव बना करके हमारे जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए, इसमें क्षतिग्रस्त में हम भागवत की मरम्मत करके इसको नाली का निर्माण करके इनका जल निकासी की समस्या का समाधान करें। उत्तराखंड में सोमवार से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद में छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं पर स्कूल प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करता हुआ नजर आया। वहीं पर दयानंद कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन लता ने बताया है कि स्कूल खोलने से पहले ही स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, साथ ही पूरे स्कूल में साफ सफाई की गई है, साथ ही क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। खुले तो कैसा लग रहा है आपको? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी सहेलियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अपने टीचरों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत 31 तारीख से बहुत उत्साह थी कि हमारा स्कूल खुलेगा और बहुत काफ़ी महीने के बाद हमारा स्कूल खुला है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, क्या आपको पहले सैनिटाइजर करा दिया गया स्कूल में? यस सर, पहले करा दिया गया हमारा स्कूल सैनिटाइजर गाइडलाइंस के अनुसार और बहुत सी अच्छी सुविधाएँ हैं। सैनिटाइजर लेके आए अपने साथ स्कूल में, मास्क सबके जारी किए गए हैं। सर बच्चे ऑनलाइन 15 अप्रैल से पढ़ रहे थे। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दो पिछले सत्र का 20-21 का, तो उसमें 15 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। उसके पश्चात बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। अब गवर्नमेंट का नया नियम आया है कि 9 से लेके 12वीं तक 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। तो जैसे हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 400 से ऊपर है लगभग, और आज मात्र 50 से 60 बच्चे आए हैं, यानी कि उपस्थिति बहुत कम है। स्कूल के लिए कि स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए 31 जुलाई को ही सारे कमरे सैनिटाइज कर दिए गए थे, सारा विद्यालय की फॉगिंग। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।